हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्यमान सागर। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विद्यमान सागर पे। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स पेपर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शॉर्ट कमिंग ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, फिर उसके बाद हम सोमरफील्ड पे जाएंगे, फिर वेक्टर एटॉमिक मॉडल। सभी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये पीडीएफ का लिंक चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विद्या महासागर को सर्च कीजिए, उस पर ज्वाइन हो सकते हैं। वहीं से आपको इस सारी जितने भी वीडियो आते हैं उनकी पीडीएफ भी मिल जाएंगी, ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे आपको वहाँ पर। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी वीडियो को अगर आपको पसंद आएगी, वीडियो के लास्ट तक देखें, अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, कमेंट भी करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है शॉर्ट कमिंग ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, यानी कि ये शॉर्ट कमिंग का मतलब ये है कि बोर्स ने जो पोस्टुलेट दिए थे हम उसको शॉर्ट में कैसे कैसे जो बोल सकते हैं, जो शॉर्ट पोस्टुलेट है उनको हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। Although Bohr was able to produce a model which explain a number of phenomena, but there are certain shortcomings associated with the models. यानी कि बोर्स ने जो दिया था, मॉडल दिया था, उसमें बहुत सारी चीजों के बारे में उसने बात करी थी, लेकिन उसमें जो शॉर्ट कमिंग यानी कि उसमें जो कमियां रह गई उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन could not circle around the nucleus like a planet because they would lose energy by emitting electromagnetic waves and spiral इनटू न्यूक्लियस, ठीक है। क्या करेगी, जो इलेक्ट्रॉन है वो जो न्यूक्लियस के चारों ओर नहीं घूम पाएगा। जैसे प्लेनेट, जैसे सन है, सन के चारों ओर प्लेनेट घूमते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन क्या है, वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कल नहीं बना सकता, ठीक है। अगर वो ऐसा करेगा तो क्या कहते हैं, अपनी एनर्जी को लूज कर पाएगा और लास्ट में क्या होगा, वो न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, ठीक है। बोर वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स ऑफ द एटम्स हैविंग मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड ऑल्सो नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस स्पेक्ट्रम, ठीक है। बोर क्या कहता, बोर ये समझाने में भी सक्षम नहीं हो पाया कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स हैं उनके पास अलग अलग इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैसे हैं। लेकिन जो एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट होते हैं उनके पास भी अलग अलग सिस्टम क्यों होते हैं, ये समझा नहीं पाए। और जो ये भी नहीं समझा पाए कि उनका जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है और कैसे बनता है, उसके स्पेक्ट्रम के बारे में भी नहीं बता पाए वो, ठीक है। फिर अगला क्या है, स्पेक्ट्रोग्राफी ऑफ हाई रिजॉल्विंग पावर शोड दैट दी एच अल्फा, एच बीटा एंड एच गामा line in the hydrogen spectrum are not single. Each spectral line actually consisted of several very close line spectra together. This is called the fine structure of the spectral lines. यानी कि अगर थोड़ा सा आपको दिखने में तकलीफ हो रही तो मैं आपको समझा दूं ये क्या हो रहा है। स्पेक्ट्रोग्राफी ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि जब हम उसको हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रम बनने होते हैं उनको जब हम बहुत करीब से यानी कि बहुत हाईली रिजॉल्व पावर वाले माइक्रोस्कोप से देखते हैं पास से, तो एच अल्फा, एच बीटा, एच जो गामा लाइन है हाइड्रोजन एटम में, वो सिर्फ एक ही लाइन नहीं होती है। लेकिन जब हम उनको पास से देखेंगे तो उस लाइन के भी अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइन बनती है। यानी कि जो हमको एच अल्फा यानी कि एक लाइन है, अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उस एक लाइन की भी 3-4 अलग लाइनें बन रही होती है, ठीक है। अब वो कितनी बनेगी हम जब आगे को पढ़ेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि वो एच अल्फा के अंदर भी कितनी लाइन है, एच बीटा के अंदर और एच गामा के अंदर कितनी लाइन एक्स्ट्रा बन रही थी, ठीक है। तो ईच स्पेक्ट्रल लाइन एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ सेवरल वेरी क्लोज लाइन स्पेक्ट्रल, वही चीज मैंने आपको बताई। दिस इज कॉल्ड द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, और उसी को हम फाइन स्ट्रक्चर कहलाता है स्पेक्ट्रल लाइंस का, ठीक है। दिस थ्योरी वर इनएडुकेट टू एक्सप्लेन न्यू डिस्कवरीज। तो जो ये जो थ्योरी थी और वो नई डिस्कवरीज को भी, जो कैमरा डांस करने लगे है, कभी कभी बीच बीच में उसको झटका पड़ता है ना तो डांस कर लेता है, ठीक है। तो ये आगे देखते हैं यहाँ पर। तो ये जो थ्योरी है ये बहुत सारी नई डिस्कवरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जैसे जी मैन इफेक्ट था, इन चीजों को, ठीक है। तो अब क्या है, अब हम पहुंचेंगे नए टॉपिक पे। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सोमरफील्ड से रिलेटिविस्टिक एटॉमिक मॉडल, यानी कि जो बोर्स की जो कमियां थी उसको जो सुधार के जो नया मॉडल आया वो था हमारा सोमरफील्ड रिलेटिविस्टिक एटॉमिक मॉडल। यहाँ पर क्या, टू एक्सप्लेन दी ऑब्जर्व्ड फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस सोमरफील्ड इंट्रोड्यूस्ड 2 मेन मॉडिफिकेशंस इन दी बोर्स थ्योरी। यानी कि जो फाइन स्ट्रक्चर है स्पेक्ट्रल लाइंस को समझाने के लिए सोमरफील्ड ने क्या किया, 2 नए मॉडिफिकेशन दिए, 2 मेन मॉडिफिकेशन दिए बोर्स थ्योरी को ही सुधारा और 2 नए मॉडिफिकेशन दिए। क्या कहा, पहला क्या है, अकॉर्डिंग टू सोमरफील्ड द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज जनरल। यानी कि जो सोमरफील्ड के अकॉर्डिंग क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है न्यूक्लियस के चारों ओर जनरल है, ठीक है। इज एन इलिप्स विद द न्यूक्लियस ऑफ एट वन ऑफ द फोकी, ठीक है।
जो जनरल है न्यूक्लियस का वो एक एलिप्सेटिक है, जैसे एक एलिप्टिकल पाथ है, जैसे अर्थ एक एलिप्टिकल पाथ में रोटेट करती है, उसी तरीके से क्या है कि एक जो न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर एलिप्टिकल पाथ में रोटेट करता है, और जो उसके वन ऑफ उसके फोकी यानी कि जो इलेक्ट्रिकल जो एलिप्स बन रहा है उसका जो फोकी होगा वहां पर न्यूक्लियस उसके लोकेटेड है। द सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ द बोर आर अ स्पेशल केस ऑफ दिस, ठीक है, तो जो उसका एक स्पेशल केस है। द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एलिप्टिकल ऑर्बिट वेरीज कंसिडरेबली एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्बिट। और जो क्या करें, जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो वेरी करती है, इलेप्टिकल ऑर्बिट में वेरी करती है कि जब वो किस पाथ में है, और वेरी करती है उसी अकॉर्डिंग वेरी करती है उसकी वेलोसिटी। दिस कॉजेज रिलेटिविस्टिक वेरिएशन इन द मास ऑफ द मूविंग इलेक्ट्रॉन। अब जब कभी जो क्या कहते हैं वो जब जा रहे हैं कहीं कहीं पर उसकी अलग वेलोसिटी है, यानी कि कहीं भी वो धीरे चल रहा है, कभी वो तेज चल रहा है, तो उसके जो इसके कारण जो उसका मास होगा उस पर भी वेरी करेगा। यानी कि अगर कहीं किसी पोजीशन पर तेजी से जाएगा तो वहां पर उसके मास का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर कहीं पर कोई चीज धीरे से जाएगी तो वहां पर उसका मास का इफेक्ट हो सकता है। हम जैसे कह सकते हैं कि जैसे आप एक कच्ची लकड़ी पे, मतलब ऐसी लकड़ी है जो टूट सकती है, अगर उस पर आप चल रहे हो, अगर आप तेज करके जाओगे तो हो सकता है वो लकड़ी ना टूटे, अगर आप धीरे धीरे करके जाओगे तब तो वो श्योर है कि वो लकड़ी टूटेगी ही टूटेगी। तो वही चीज कह रहे हैं कि जहां पर कभी कभी जो तेज जाता है कभी धीरे से जाता है तो उससे उसका मास का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। देयरफॉर ही टुक इनटू अकाउंट द रिलेटिविस्टिक वेरिएशन ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद वेलोसिटी, हेंस दिस इज नोन एज द रिलेटिविस्टिक ऑफ एटम मॉडल। यानी कि जो उन्होंने इसी चीज को, जो ये चीज जो मास की वजह से जो उसके मूविंग इलेक्ट्रॉन पे जो इफेक्ट पड़ रहा था, उसी चीज को उन्होंने देखा और मास को इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिविस्टिक एटॉमिक मॉडल कहते हैं, ठीक है। तो हम आगे को बढ़ते हैं। देखो, when the electron moves in electrical orbit around the nucleus, its position at any instant can be fixed in terms of polar coordinates gamma and phi। यानी कि क्या करें कि जब भी इलेक्ट्रॉन, ये इलेप्टिकल पाथ है, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के चारों ओर अगर ये मूव कर रहा है, जो इसकी पोजीशन है कभी कभी इसकी किसी ना किसी इंस्टेंट पे तो एक पोजीशन की फिक्स होगी। तो वही कहने की उसके पोलर कोऑर्डिनेट गामा और फाई, एक गामा है और एक फाई है, इनके जो पोलर कोऑर्डिनेट है इनकी वजह से उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स होगी। नाउ द क्वांटाइजेशन कंडीशन इज गिवन। जो इसकी जो क्वांटाइजेशन कंडीशन है वो कैसे देंगे हम, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ पी फाई डी फाई इक्वल टू एन फाई एच, और वैसे ही पी आर डी आर इक्वल टू पी गामा डी गामा इक्वल टू एन गामा एच, ठीक है। जहां पर एन फाई इज कॉल्ड दी एंगुलर और एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एन आर या फिर एन गामा इज कॉल्ड दी रेडियल क्वांटम नंबर। यानी कि जो ये फाई है इसको हम क्या कहते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसको कहते हैं हम क्या, रेडियल क्वांटम नंबर। एन फाई एंड एन गामा टेक ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज एंड एन फाई प्लस एन आर इक्वल टू एन। जो ये दोनों है ना, एन फाई और एन आर, इन दोनों की हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज होगी, ये आपको याद करना है, जिसकी वजह से एन फाई प्लस एन आर इज इक्वल टू आर है, जहां पर वेर एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इट कैन टेक इंटीग्रल वैल्यूज 1 2 3 एक्सेट्रा। और आपको पता है एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और एन फाई कौन सा क्वांटम नंबर है, एन फाई एजीमुथल क्वांटम नंबर है और एन गामा रेडियल क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पर, और जो एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है 1 2 3 इंफिनिटी तक, ठीक है। और एन की आपको पता होगा कि एन की वैल्यू 0 नहीं रहेगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल्स को डिफाइन करता है, और आपको पता है कि सेल्स 1 से शुरू होती है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी एटम जिसमें 0 सेल है, सेल तो 1 से शुरू होती है ना, तो वो एन कभी 0 नहीं होता है, ठीक है। It can be shown that for an ellipse 1 minus e square equal to b square upon a square, where a and b are the same major and semi minor axis respectively, the ratio of the n phi and n is given as। यानी कि जो क्या कहते हैं कि जो हम चीज पढ़ रहे हैं, जो एलिप्स की इक्वेशन है उसको हम दिखा सकते हैं इस तरीके से, जहां पर ए और बी सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस को दिखा रहे हैं। द रेशियो ऑफ एन फाई और एन के बीच में जो हमारा जो रेशियो बनेगा वो बी अपॉन ए इक्वल टू एन फाई अपॉन एन है, ठीक है। दिस इज द कंडीशन दैट डिटरमाइंस द अलाउड इलेप्टिकल ऑर्बिट्स, और ये वो कंडीशन जिससे हम इलेप्टिकल ऑर्बिट्स के बारे में जानते हैं। अब सोमरफेल्ड की रिलेटिविस्टिक थ्योरी क्या है, अब सोमरफेल्ड की रिलेटिविस्टिक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन
इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज कांस्टेंट, ठीक है। जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की सर्कुलर ऑर्बिट में वो कांस्टेंट होती है, बट इट वेरीज इन एलिप्टिकल ऑर्बिट बीइंग अ मैक्सिमम, लेकिन जो जो वो है वो वेरी करती रहती है एलिप्टिकल ऑर्बिट में, बीइंग अ मैक्सिमम एट द प्रिपरेशन एंड मिनिमम एट द एफेलियन। ये पेरीहेलियन है और ये अपेलियन है, यानी कि जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन कभी कभी वो इलेप्टिकल पाथ के अकॉर्डिंग क्या करती है, वो करती है इलेप्टिकल ऑर्बिट के अकॉर्डिंग अपनी जो वेलोसिटी है वो चेंज करती है, जबकि वो पेरीहेलियन के वहां पर मैक्सिमम होती है और अपेलियन के यहाँ पर मिनिमम होती है। पेरीहेलियन और अपेलियन वो दोनों कंडीशन होती है जब कोई चीज, जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा दूर है और न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पास है। तो मैं अभी मेरे को एग्जैक्ट माइंड पे तो नहीं आ रहा पेरीहेलियन को क्या कहते हैं और अपेलियन को कहते हैं, लेकिन इन दोनों का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज बहुत, जैसे सन है, सन से अगर अर्थ बहुत दूर है तो या तो अपेलियन होगा या पेरीहेलियन होगा। अगर सन अर्थ से दोनों बहुत पास है, सन से अर्थ पास है, तो वही चीज है अपेलियन या पेरीहेलियन होगा। या आप सर्च कर सकते हैं, आपको पेरीहेलियन और अपेलियन के बारे में पता चल जाएगा। और पेरीहेलियन और अपेलियन कब होता है अर्थ में, ये आपको भी, इससे भी आपको ये जनरल नॉलेज के 2 क्वेश्चन बन गए आपके। देखो कि पेरीहेलियन कब होता है और अपेलियन कब होता है, और मेरे ख्याल से पेरीहेलियन मार्च के महीने में होता है और अपेलियन जुलाई के महीने में होता है। आप एक बार देख लेना, एक बार सर्च कर लेना, जीके का क्वेश्चन भी बन जाएगा आपका, ठीक है। तो फिर क्या है, फर्दर मोर दिस वेलोसिटी इज क्वाइट लार्ज, और जो इसकी वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा हो जाती है 1/137 इंटू सी, यानी कि सी का भी 137 पार्ट के अकॉर्डिंग उसकी वेलोसिटी होती है, जो कि बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। देयरफॉर सोमरफील्ड modified this theory and taken into account वेरिएशन ऑफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन विद वेलोसिटी। तो इसी वजह से सोमरफील्ड ने इस थ्योरी को मॉडिफाई किया और उन्होंने जो वेरिएशन हो रहा था मास का वेलोसिटी के साथ, उसको उन्होंने समझाया, ठीक है। इट कैन बी शोन दैट टोटल एनर्जी इन द रिलेटिविस्टिक मोशन, जो ये हमारी एनर्जी है En, जो En एनर्जी है वो हमारी दिखा रहे हैं यहाँ पर me⁴ z स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर और ये n का स्क्वायर है, ठीक है। वही चीज हो गया यहाँ पर, क्या हो जाएगा ये me⁴ z⁴ अल्फा स्क्वायर अपॉन 8 अल्फा, ये क्या हो गया एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। h अपॉन h fi माइनस j/4 1/h⁴, ये चीज हमारा यहाँ से हो गया। यहाँ पर अब हम यहाँ से क्या पता चलेगा हमें, यहाँ पर से इसके आगे ये चीज है, देखो यहाँ पर हमारा फाई क्या है, अल्फा इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन सी एच है इज इक्वल टू 1/137 है, ठीक है। और जो ये हमारा यहाँ पर सी स्क्वायर होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी सी होगा, ठीक है। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। अल्फा इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड इज कॉल्ड एज द फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट, ठीक है। जो अल्फा है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है और वो हमारा फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट भी कहलाता है। द फर्स्ट टर्म इन इक्वेशन इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ठीक है। द सेकंड टर्म इज द सोमरफील्ड रिलेटिविस्टिक कंट्रैक्शन, द रिजल्ट इन स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स ऑफ द एटम फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n इनटू n कंपोनेंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द n परमिटेड वैल्यूज ऑफ n फाई। ये यही चीजें जो आपको इजीली, आप इसको यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज बहुत इजी है तो मैं आपको उसको समझा नहीं रहा हूँ, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एच अल्फा। अभी अब सब चीजों के, अब तो हम एच अल्फा लाइन का फाइन स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, जो आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट, अगर सोमरफील्ड आएगा तो आप एच अल्फा का लाइन का ये फाइन स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, जिसको हमको स्प्लिटिंग बता रही हो, ठीक है। ये फिर से डिन चेक करने लगे कैमरा, तो ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे को। एच अल्फा लाइन इज ड्यू टू द ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 3 स्टेट टू n इक्वल टू 6 स्टेट ऑफ द एच एटम। अब देखो ये ऑर्बिट्स हैं 2 1 2 2 3 1 3 2 3 3, ठीक है। अब ये क्या है आपको ये पता चलेगा, ये जो नंबर 2 सेल का है उसके भी 2 लाइन है, 1 और 2, और ये थर्ड सेल होगी उसके भी अंदर के एलिमेंट, यानी कि उसके जो थर्ड सेल को जब हम बारीकी से देखते हैं पास से, तो उसके अंदर की 3 अलग अलग लाइन दिखी होंगी, वो है 1 2 3, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको ये एक डायग्राम दिखाता हूँ। फाइंड जो ये है वेक्टर एटम मॉडल आपको अगली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन जो ये है स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पीछे दिखाया जा रहा है उसका जो मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्या है। देखो ये एक लाइन है n=2, एक लाइन है, एक सेल है n=2 और n=3 एक सेल है। अब n=2 को जब हमने पास से देखा तो उसके भी 2 सेल बने, ठीक है। लेकिन उसमें से भी जब हम l=1 वाली सेल को देखा तो उसके भी अलग सेल बन रहे हैं। वैसे ही ऊपर वाले में भी देखो n=3 के पहले 3 सेल बने,
फिर L इक्वल टू 0 का एक ही सेल है, L इक्वल टू 1 के 2 सेल हैं, L इक्वल टू 2 के भी 2 सेल है। वही चीज हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। कि मतलब जब हम पास से देखते हैं, बोर्ड ने क्या कहा था कि उसके स्पेक्ट्रल लाइंस को उन्हें समझाने पाया, सोमरफील्ड ने उसको समझाया कि जब हम पास से देखते हैं, जो मतलब हाई रिजॉल्विंग पावर वाले माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो सिर्फ एक ही नहीं है, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो यही चीज है, और यही चीज का डायग्राम इन्होंने यहाँ पर बना रखा है, ठीक है। तो देखिए यही चीज है। तो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ा कैमरे को चुप करा लें, थोड़ा एक जगह रोक लें। हाँ, रुक गया ये। देखो तो क्या है, देखो एच अल्फा लाइन इज ड्यू टू द ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 3 स्टेट टू n इक्वल टू 2 स्टेट ऑफ द एच एटम, ठीक है। जो एच अल्फा लाइन है वो क्या है, ट्रांजिशन, मतलब कि जब n इक्वल टू 3 स्टेट से वो n इक्वल टू 2 में आ रहा है, यानी कि देखो ये n इक्वल टू 3 था, n इक्वल टू 2 में आया, यानी कि ये 3 स्टेट है, इससे इसमें भी आ सकता है। ये सारी जो ऊपर से आ रहे हैं सारी 3 स्टेट है, ये 3 अब थर्ड स्टेट से सेकंड स्टेट में आ रहे हैं, चाहे वो 2 पे आ रहे हैं 1 आ रहे हैं। जो एक 3-2 एक बार 3-1 में 2-1 में भी आ रहे हैं, 2-2 में भी आ रहा है, और ये 3-3 वाला भी देखो इसमें भी आ रहा है, 2-2 में आ रहा है। यानी कि जब जो एच अल्फा लाइन है उसके जो n3 स्टेट से n2 में स्टेट आएंगे उसे हम एच अल्फा का ट्रांजिशन कहेंगे। फॉर n इक्वल टू 3 देयर आर 3 पॉसिबल एनर्जी लेवल्स, यानी कि n के लिए देखो 3 पॉसिबल एनर्जी लेवल है, देखो 1 2 3 एनर्जी लेवल है, कोरोस्पॉन्डिंग टू द 3 वैल्यूज ऑफ n5 1 2 एंड 3। n5 की 3 वैल्यूज। अब n5 क्या था हमारा, अभी जब हम पढ़े थे, n5 था हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर था। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर से आपको ये यहाँ पर पता चला कि इसकी 3 एनर्जी लेवल हैं, जो n5 1 2 3 इनकी वैल्यू है। सिमिलरली देयर आर 2 पॉसिबल एनर्जी लेवल्स फॉर n2, और n2 के लिए भी 2 हमारे पॉसिबल एनर्जी लेवल है। थियोरेटिकली 6 ट्रांजिशन आर पॉसिबल, यानी कि जब 3-3 वाले से 2-2 में जाएगा, 3-3 वाले से 2-1 में जाएगा, 3-2 से 2-2 में जाएगा, 3-2 से ही 2-1 में जाएगा। देखो जा रहे हैं ये दोनों ये, और 3-1 से देखो 2-2 में गया, और 3-1 से देखो 2-1 में गया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ट्रांजिशन होना यहाँ पर पॉसिबल है। वो देखो यहाँ पर दिखा रखे हैं ये कैसे, 3-3 से 2-2 में गया, 3-3 से 2-1, 3-2 से 2 से 2, 3-2 से 2-1, 3-1 से 2-2, 3-1 से 2-1, ठीक है। अब क्या लिखा है देखो, एक्चुअली द एच अल्फा लाइन हैज ओनली 3 कंपोनेंट्स। एच अल्फा जो लाइन है उसका सिर्फ 3 कंपोनेंट होते हैं। टू मेक एक्सपेरिमेंट एंड थ्योरी एग्री, जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जो हमने थ्योरी लिखी है उसको एग्री करने के लिए सम ऑफ द ट्रांजिशंस हैव टू बी रूल्ड आउट बाय सम सिलेक्शन रूल, और कुछ जो हमारे ट्रांजिशन है उसको हमको निकालना पड़ता है हमारे सिलेक्शन रूल से। द सिलेक्शन रूल इज दैट n5 कैन चेंज ओनली बाय +1 और -1, दैट इज डेल्टा n5 इज इक्वल टू +-1। यानी कि अब हम यहाँ से क्या कहते हैं कि जो हमारा सिलेक्शन रूल जो क्या कहता है, सिलेक्शन रूल कहता है कि जो हम चीजें चेंज करना चाहते हैं वो बस या तो फिर +1 चेंज होगा या फिर -1 चेंज होगा, ठीक है। यानी कि जो डेल्टा n5 है, यानी कि जो सिलेक्शन रूल है +-1 का ही चेंज कर सकती है। देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शंस ऑन डेल्टा n, यानी कि सिर्फ ये n5, उसके n5 क्या होता है हमारा, अभी बताया था n5 क्या होता है, याद करो n5 बताया था आप सभी को मैंने, बोलिए। n5 होता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जबकि n होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो n5 के लिए हमको चेंज करना पड़ता है, लेकिन जो n है यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उस पर हमारा कोई चेंज नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिलेक्शन रूल देयर आर ओनली 3 अलाउड ट्रांजिशन, जिसकी वजह से जो हमारे इस बेसिस पे कि जो डेल्टा n है उसके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन डेल्टा n5 के लिए रिस्ट्रिक्शन है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 3 ट्रांजिशन अलाउ होंगे। ये जो डॉट डॉट वाले हैं ये ट्रांजिशन अलाउ नहीं होंगे, जबकि ये सिंपल लाइन वाले हैं ये ट्रांजिशन अलाउ होंगे, ये हम यहाँ से कह सकते हैं। तो ठीक है, तो दोस्तों मैंने जो आपको सोमरफील्ड थ्योरी पढ़ाई, बोर्स के जो ड्रॉबैक्स थे या फिर जो शॉर्टकमिंग यानी कि लिमिटेशन, ड्रॉबैक, वही चीज मैंने आपको पढ़ाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज क्या काम करना है, लाइक करना है आपको। जी बिल्कुल, लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो से मिलते रहें। और 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, मास्क का उपयोग कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, आसपास साफ सफाई बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। आज सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।